हमने ये देखा था कि हिस्ट्री में किस तरह की चेंजेस हो सकती हैं। उसमें हमने इंट्रोड्यूस किया सिर्फ कि आर्काइक चेंज हो सकती है, मसैनिक हो सकती है, डायलेक्टिकल हो सकती है, जीनियोलॉजिकल हो सकती है। सही है। अब हम ये देख रहे हैं कि वो ये जिस तरह की भी चेंज है, इसके पीछे जो फैक्टर ऑफ चेंज है, जो चेंज को मुमकिन बनाता है, वो क्या है? तो वो आम तौर पे जो ये एक आम किताब के अंदर कोई भी हिस्ट्री की किताब हो तो उसमें ये फैक्टर्स आम तौर पर डिस्कस किए जाते हैं। ये कम से कम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री के लिए लोगों को पता होनी चाहिए। जियोग्राफी, रेस, रीज़न, मटेरियल कंडीशंस, इंडिविजुअल और रिलीजन। यानी कि तारीख़ी अमल को में जो तब्दीली होती है, वो तब्दीली का जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो क्या होती है? तो कुछ लोग कहते हैं वो जियोग्राफी होती है। मिसाल के तौर पे कोई तारीख़ तब्दील क्यों हो गई और वही हालात एक दूसरी जगह पर पैदा हुए, वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो वो कहेंगे कि बुनियादी जो फैक्टर ऑफ चेंज था वो था जियोग्राफिकल कंडीशंस। यानी कि अगर एक ख़ास किस्म की जियोग्राफी मौजूद होगी तो ही वो चेंजेस मुमकिन हो पाएंगी, और अगर वो जियोग्राफिकल कंडीशंस नहीं होंगी तो वो चेंज मुमकिन नहीं होगी। तो तारीख़ के धारे को जो चीज़ आगे बढ़ाती है वो स्पेसिफ़िक जियोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं। सही है। मिसाल के तौर पे रशिया जो है वो यूरोप की तरफ से इन्वेड नहीं हो पाया। तो आप कहें कि रशियंस जो होते हैं दिलेर कौम है। उसकी वजह ये है कि वो अपने जो हमला आवर होते हैं उनको वो डिफीट कर देते हैं, लेकिन उसमें उनकी स्पेसिफ़िक जियोग्राफिकल कंडीशन जो है वो भी मैटर करती है कि वो एक ऐसी जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर है जिसमें जब यूरोप से कोई बड़ा इन्वेडर जैसे कि क्या बोलते हैं नेपोलियन गया या हिटलर गया, तो ईस्टर्न यूरोप से इतना बड़ा महाज है, इतना दूर है, वो सप्लाई लाइन इतनी लंबी हो जाती है बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कंडीशन कि आप उसको डिफीट नहीं कर पाते। आपकी सप्लाई लाइन को काट देना बीच में से बहुत आसान होता है, और बहुत ही शदीद किस्म का वेदर कंडीशन है, शदीद वेदर कंडीशंस भी हैं, और इसी की बुनियाद पर वहाँ तक पहुँचकर उनको डिफ़ीट करना। तो तारीख़ के अंदर जो उनका मकाम है, जो उनकी हैसियत है और जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, उसके अंदर हम जियोग्राफिकल फैक्टर को माइनस नहीं कर सकते। तो कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि जब हम एक तारीख़ी अमल को देख रहे होते हैं तो उसमें वो जियोग्राफिकल कंडीशंस जो होती हैं वो डिसाइसिव रोल प्ले कर रही होती हैं एक मख़सूस किस्म की तारीख़ पैदा करने में। और इस जियोग्राफिकल कंडीशन का असर जो है फिर लोगों की सोच के ऊपर भी पड़ता है, उनके लिटरेचर पे भी पड़ता है, उनके कल्चर पे भी पड़ता है, उनके निगोशिएटिंग कैपेसिटीज़ पे भी पड़ता है, और उनकी तब्दीली मज़हब को भी मुतासिर करता है, और बहुत सारी चीज़ें। तो इसका मतलब ये हुआ कि तारीख़ी अमल में जो दूसरे वेरिएबल्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया, वो सारे वेरिएबल्स में जो फंडामेंटल यानी कि बेस लाइन जो वो डिसाइसिव फैक्टर जो है वो जियोग्राफी है। अब जैसे अफ़गानिस्तान जो है वो उसकी अफ़गान रेजिलिएंट होते हैं और वो दिलेर होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जियोग्राफिकल कंडीशन भी ऐसी है। उनकी जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि उनको डिफ़ीट करना आसान नहीं है। उसमें उनके दिलेर होना और उनका बहादुर होना एक वैल्यू है, एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है, लेकिन इसके साथ साथ उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि आप उनको इतनी आसानी से काबू नहीं कर सकते। उनकी टेरेन डिफ़िकल्ट है, वहाँ पर आप बहुत बड़ी फ़ौज के साथ हमला आवर नहीं हो सकते।
आपको अपनी यानी कि पहले जो फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर होती थी उसके अंदर आप एक बड़ी आर्मी लेके आते थे, वो भी बड़ी आर्मी लेके आता था, दोनों एक दूसरे को डिफीट कर देती थी। लेकिन अगर आप एक ऐसे इलाके में जिसमें पहाड़ी इलाका है तो आप एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ उसमें घुसोगे तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे फिर, सही है। तो इसी वजह से जो अफ़गान हिस्ट्री है उसके अंदर ह्यूमन फैक्टर मैटर करता है डेफिनेटली, लेकिन उसका जियोग्राफिकल फैक्टर जो है वो सुपरसीड करता है। वो लोग जो जियोग्राफी को फंडामेंटल फाउंडेशन मानते हैं हिस्ट्री की, जब वो तारीख़ लिख रहे होंगे किसी भी के भी, तो वो तारीख़ में उनका ख़याल या उनका जो बेस लाइन आर्गूमेंट होगा वो एम्बेडेड होगा उनके एनालिसिस में, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि बुनियादी तौर पर ये बता रहे हैं कि ये सब कुछ क्यों हो पाया और क्यों नहीं हो पाया, बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल कंडीशन। दूसरी जंग अज़ीम में अमेरिका को मार नहीं पड़ी, इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका बहुत बहादुर था या कोई होली काऊ थी या उसके ऊपर होली घोस्ट का साया था। उसके एक तरफ पैसिफिक था और एक तरफ अटलांटिक था। आप क्रॉस कहाँ से करोगे इतना, और इतना कॉस्ट आप बेयर करोगे क्यों? फ्रांस और जर्मनी और बरतानिया खंडर इसलिए बन गए कि वो जियोग्राफिकली कनेक्टेड थे एक दूसरे से, इसीलिए वो तबाह हो गए। अच्छा, जब अमेरिका ने जो मार्शल प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस किया, तो मार्शल प्लान जो अमेरिका ने इंट्रोड्यूस किया उसकी बुनियादी वजह ये थोड़ी थी कि अमेरिकन ज़्यादा मेहनती और ज़्यादा ताकतवर थे। अमेरिका को मार पड़ी नहीं थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसको मार पड़ी, ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसको मार पड़ी। जब उसको मार ही नहीं पड़ी तो उसने तो दूसरी जंग अज़ीम में बहुत कमाया, यानी कि फोर्ड ने कमाया, कोको कोला ने कमाया, कंज्यूमर इंडस्ट्री ने कमाया, प्लास्टिक इंडस्ट्री ने, हर चीज़ ने कमाया, हर एक ने कमाया। तो जब उन्होंने बेतहाशा कमाया तो वो पैसा अब वो करते क्या, तो उन्होंने डीकॉलोनाइजेशन के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया। अगर फ़र्ज़ किया कि अमेरिका जुड़ा हुआ होता है जर्मनी के साथ, तो जिस तरह उसने फ्रांस और बरतानिया को खंडर, अमेरिका को भी खंडर बना देता, सही है। तो इससे ये पता चला कि जर्मनी की जो जियोग्राफिकल कंडीशन थी वो इजाज़त नहीं देती थी जर्मनी को कि वो अमेरिका पे हमलावर होता, और ये भी इजाज़त नहीं देती थी कि वो रशिया पे हमलावर होता। दोनों पे नहीं हो सकता था। अगर वो रशिया पे हमलावर नहीं होता तो सस्टेन कर जाता, लेकिन उसने एक ही स्विंग ऑफ द स्वॉर्ड में सबको इंगेज करने की कोशिश की और बहरहाल उसको नुकसान पहुंचा। तो चाहे अफ़गान हो या इसी तरीके से आप अगर देखेंगे कि मुसलमानों का जो राइज़ हुआ है उसको बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि टफ़ रेजिलिएंट जियोग्राफिकल कंडीशंस थी मुसलमानों की जिससे वो निकल कर आ रहे थे। वो एक ऐसे ख़ित्ते में रह रहे थे जहाँ पानी नहीं होता था, कम पानी, कम अनाज, कम ज़रूरियात ज़िंदगी और उस शदीद मौसम, इसके नतीजे में वो इंतहाई टफ़ और रेजिलिएंट थे। लिहाजा जब उनको लेजिटिमेट जस्टिफिकेशन मिल गई अपनी क़ुव्वत को इस्तेमाल करने की, तो उन्होंने जब वो क़ुव्वत इस्तेमाल की तो वो जियोग्राफिकल कंडीशंस के लोग जो कि लेविश एनवायरनमेंट में रह रहे थे, एग्रो बेस्ड इकोनॉमीज़ थी उनकी और पानी वाफिर मकदार में मौजूद था उनके पास और वैल्यू एडिशन उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा थी, वो जियोग्राफिकल कंडीशंस के लोग इस किस्म के नोमैड्स की से टक्कर नहीं ले सकते थे। तो अब अगर हम इस्लाम को पे जो ईमान रखते हैं वो ये कहते हैं कि वो अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए लड़ रहे थे, इसलिए वो कामयाब हो रहे थे। लेकिन जो हिस्टोरियन ज़ाहिर है कि अल्लाह रसूल पे ईमान नहीं रखता, तो वो आपको एक ऐसी हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन देगा जिसमें जो डिसाइसिव फैक्टर होगा वो ईमान और तक़वा और रज़ा इलाही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे वो फैक्टर ही चेंज ऑफ मानता ही नहीं, वो तो मानता है उन जियोग्राफिकल कंडीशंस को। लिहाजा आपको ये पता ही नहीं चलेगा कब इन अ सटल मैनर उस हिस्टोरिकल हिस्ट्री लिटरेचर ने आपका जो शिफ्ट
ऑफ द चेंज ऑफ फैक्टर्स इन हिस्ट्री मुमकिन बना दिया ड्यूरिंग रीडिंग। उसको वो इस तरह लिखेगा थोड़ी, इस तरह, ये तो हिस्ट्री के ऊपर जब कोई लिख रहा हो, हिस्ट्री पे हिस्ट्री लिखना और हिस्ट्री के ऊपर लिखना तो अलग बात है। तो जो हिस्टोरियन होगा वही थोड़ी बताएगा, वो तो एम्बेडेड होगा, गुंधा हुआ होगा वो फैक्टर ऑफ चेंज उसके एनालिसिस के अंदर, और जो पढ़ने वाला होगा लाशऊरी तौर पर कंसेप्चुअलाइज करता चला जाएगा कि चूंकि जियोग्राफिकल लोकेशंस और कंडीशंस वेरी कर रही थी, इस वजह से कहीं पर आप कामयाब हुए, कहीं पर आप नाकाम हुए, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से 1857 की जंग आज़ादी के अंदर पंजाब जो है वो मोबिलाइज़ नहीं हुआ। वो मोबिलाइज़ क्यों नहीं हुआ? तो अगर गिबिन होगा या सीना भी इसको इस्तेमाल करता है यही एनालिस, तो वो ये कहेगा भाई उनकी जियोग्राफिकल कंडीशन ही ऐसी थी। पहली बात, हिंदुस्तान वो जो जियोग्राफी थी वो रास्ता था, जो भी आता था वहाँ से गुजरता था। तो आप देखेंगे कि पठानों के अंदर हर मज़हब के लोग आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इस खित्ते के अंदर दुनिया के हर मज़हब के लोग हैं, और जब नहीं मिले तो बना भी लिए, 3-4 अपनी मर्जी से बना भी लिए, यानी कि छः तो यानी कि वो पैदा किए इसी खित्ते, नबी भी पैदा किए इसी खित्ते के अंदर। तो इसका क्या मतलब है? तो वो कहेंगे नहीं, ये इट्स नॉट अ ह्यूमन फैक्टर, इट्स द जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर है, वहाँ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, एक मेल्टिंग पॉट है, उसमें मल्टी कल्चरल है, और उसके नतीजे में क्या है, उसके मैदानी इलाका है, आपके पास डिफेंस लाइन नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहाड़ों के ज़रिए पीछे आप छुप जाओगे, डिफेंस लाइन भी नहीं है आपका, और टेरेन है, फ्लैट सरफेस है। तो आप कोई ऐसी टेरिटोरियल स्ट्रेंथ आप नहीं दिखा सकते जैसे कि पठान दिखाते हैं या बलोच दिखाते हैं। तो उसके लिए उनको एक दूसरी तरह का सेट ऑफ वैल्यूज़, दूसरी तरह की नेगोशिएटिंग पावर, दूसरी किस्म की जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ और सोशल स्ट्रेटजीज़, अगर उनकी जियोग्राफिकल कंडीशंस डिफरेंट होती तो वो डिफरेंट होते, ऐसा बोलते हैं लोग, यू नो। तो जियोग्राफिकल फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, जियोग्राफी मैटर नहीं करती, असल चीज़ होती है नस्ल। नस्ल जो होती है वही होती है असल, और ये इट्स द मैटर ऑफ द जीन्स मैटर करती है। और बाज़ कौमें अल्लाह की तो खैर ये नहीं बात कर रहे, बाज़ कौमें जेनेटिकली ताकतवर होती हैं, जेनेटिकली रिजिलियंट होती हैं, जेनेटिकली मार्शल रेस होती हैं। तो जो लोग रेस को फंडामेंटल फैक्टर के तौर पर रिकग्नाइज करते हैं, वो जियोग्राफिकल कंडीशंस को सेकेंडरी समझते हैं। वो कहते हैं जो सुपीरियर रेस होगी ना, वो जिस जियोग्राफिकल कंडीशन में भी चली जाए वो सुपीरियर ही रहेगी। जैसे ज्यूज़ जो हैं वो जाहिर है कि वो एशिया के अंदर पैदा हुए, लेकिन जब वो अफ्रीका चले गए या नॉर्थ अफ्रीका चले गए या अपना लैटिन अमेरिका चले गए या साउथ अमेरिका चले गए, वहाँ पर भी वो उतने ही ब्रिलियंट और उतने ही इंटेलिजेंट और उतने ही ज़हीन और फ़तीन रहे, और वहाँ पर उन्होंने अपना इक़्तिदार वैसे ही मुस्तहकम किया जैसा कि उन्होंने अपने इलाके के अंदर कर रखा था। इसका मतलब ये हो कि सदियों से वो डायस्पोरा की फॉर्म में इधर उधर घूम रहे हैं, सदियों से, लेकिन उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो उनको दूसरों से मुमताज़ बनाता है। दुनिया में बेशुमार जो बड़े थिंकर्स हैं सारे ज्यूज़ हैं, बड़े साइंटिस्ट जो हैं ज्यूज़ हैं, हालांकि वो यूरोप में चले गए तो यूरोपियन कंडीशंस के अंदर वो उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो तब्दील नहीं हुआ। तो इससे ये पता चला कि जियोग्राफी के तब्दील होने से जो डिराइविंग कैपेसिटी है हिस्टोरिकल प्रोसेस की के अंदर रेस की, वो ख़त्म नहीं होती। वो कहीं पे भी जाएगा वो सुपीरियर ही रहेगा, वो डोमिनेंट ही रहेगा। वो उसकी बुनियादी वजह ये है कि ज्यूज़ ये कहेंगे कि भाई हम मार्शल रेस हैं, हम सुपीरियर रेस हैं, और हमने ज्यूज़ ही वो लोग हैं जिन्होंने
जन्नत का मेवा खाया है, सही है, वो इसलिए उनकी बॉडी के अंदर है वो, और वो ट्रांसफ़र कर रहा है, क्या कर रहा है, आई डोंट नो। तो जो लोग, एक तो जीव्स हैं, इसी तरीके से ब्राह्मण्स का ये ख्याल है कि हिंदुओं का ये ख्याल है कि ब्राह्मण वाइज होते हैं, इसलिए नहीं कि वो एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कंडीशन में पैदा हो गए, बल्कि वो हेड ऑफ द लॉर्डशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से ब्राह्मण रेस इंटेलिजेंट होती है और क्षत्रियज दिलेर होते हैं। इसका ताल्लुक जो है वो किसी भी जियोग्राफी में चले जाएं, वो दिलेर ही रहेंगे, वो वाइज ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसी तरीके से आपने देखा होगा कि मुसलमानों के अंदर भी कुछ लोग जो है वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोगों को रेशियली सुपीरियर समझते हैं। इलाक़ों के लोगों को नहीं, नस्ल को, यानी कि ये नस्ल है ही सुपीरियर, मार्शल रेस है या डोमिनेंट रेस है, और दूसरी जो रेसेस हैं वो सबऑर्डिनेटेड रेसेस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ ब्लड लाइंस जो होती हैं उनकी हिस्ट्री के अंदर प्रोटेक्शन फंडामेंटली इम्पॉर्टेंट समझी जाती है। जैसे आप लोगों को पता है पूरी हिस्ट्री के अंदर जो है वो जो क्वीन होती थी उसको लोग बचाते थे, किंग जो था, मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है उसकी, हाँ ज़रूरत नहीं। किंग को और क्वीन को लोग क्यों बचाते थे? मैं कह रहा हूँ रहने दो, बंद करो, हाँ बंद करो। किंग और क्वीन को क्यों बचाए? क्योंकि वो ब्लड लाइन लेके चल रहा है जो कि सुपीरियर ब्लड लाइन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है। जैसे वाइट रेस के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि वाइट रेस सुपीरियर होती है, सही है। हेरिडिटेरियंस जो हैं वो ये क्लेम करते हैं कि कुछ रेसेस जो हैं वो सुपीरियर होती हैं, और चाहे वो जर्मन रेस के बारे में क्लेम हो, चाहे फ्रेंच के बारे में क्लेम हो, या कोई और रेड नेक्स के बारे में का अपने बारे में ये क्लेम है। इसी तरीके से बाज़ ऐसे एफ्रो अमेरिकन भी इस थॉट है जो ये समझती है कि सिर्फ ब्लैक रेस ही असल में लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव है ह्यूमैनिटी की, बाकी दूसरी रेसेस इससे डिविएट हुई हैं, और ये असल रेस है और ये डोमिनेंट रेस है और इसके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। और वाइट रेस के बारे में तो मैल्कम एक्स का ख्याल था कि ये बायोलॉजिकली डिसऑर्डर्ड बीइंग है, यानी कि इंसान है ही नहीं है, इसको जब तक ये ज़िंदा है या मुसीबत है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा पूरी की पूरी वाइट रेस को। इस लेवल के भी लोग मौजूद हैं, और वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो थे वो बस में उसमें बैठे हुए ट्रेन में, तो उसमें हिंदुस्तानी चढ़ उतर रहे, कोई हिंदुस्तानी लंबा होता था, कोई छोटा होता था, कोई काला होता था, कोई गोरा होता था, कोई सांवला होता था, कोई कुछ। तो वो अंग्रेज़ भी था, वो भी देख रहा था, ये भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग किस किस्म की कौम है तुम हिंदुस्तानी, कोई काला है, कोई इसको देखो, कोई लंबा है, कोई बिल्कुल गोरा है, कोई सांवला है, कि अलग अलग रंग के तुम लोगों को, हम लोगों को देखो, हम लोग सब एक रंग के होते हैं। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा हाँ, गधे सारे दुनिया में एक ही रंग के होते, घोड़े जो होते हैं अलग अलग रंग के होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि डाइवर्सिटी ऑफ द कलर और डाइवर्सिटी ऑफ द क्रीड रेस को क्या ताकतवर बनाती है या नहीं बनाती। बहरहाल अमेरिकन ने एक ज़माने में ये फैसला किया कि डाइवर्सिटी जो है वो ही असल में जेनेटिक सर्वाइवल की बुनियाद है। तो मैं जब बच्चा मतलब यंग था, तो उस वक्त एक डीवी लॉटरी उन्होंने निकाली थी, पता है तुम लोगों को? डीवी लॉटरी, जिसके अंदर आप अपना नाम पता वगैरह लिख के भेजते थे, फिर आपका नाम निकलता था कि आपको इमिग्रेशन मिल जाती थी अमेरिका की। तो पूरे पाकिस्तान ने लिख के भेजी थी। हम कौन से शरीफ थे, हमने ही भेजी होगी, तो बच्चे थे खैर, लेकिन ये क्या अल्लाह का शुक्र है हमारा नाम नहीं निकला। तो जो दूसरे बहुत सौ के निकले, तो वो क्यों, वो इसका मतलब है कि क्रॉस हों मुख्तलिफ़ किस्म की रेसेस, और क्रॉस होने के नतीजे में वो एक ताकतवर रेस बने।
अगर फ़र्ज़ किया कि हम ये बात भी मान लेते हैं, तब भी डिसाइसिव फैक्टर रेस ही रहेगा। सही है कि आप अपनी रेस को ताकतवर बनाने के लिए जैसे गंदम के बीज करते हैं, क्रॉस कर रहे हैं, नई नस्ल बन जाएगी और वो रिलेटिवली ज़्यादा पावरफुल होगी और तारीख़ के धारे को आगे बढ़ाएगी। तो जो अभी की जेनेटिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कह रही है, पहले ये समझा जाता था कि जो प्योरिटी ऑफ द रेस है वो जीन्स को ताकतवर बनाती है, लेकिन अब जो जेनेटिक स्टडीज़ हैं वो आपको बताती। तो रेस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्टर है। तीसरा जो ग्रुप है वो ये कहता है कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। असल चीज़ जो हिस्टोरिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाती है, तारीख़ी अमल में आपको सुपीरियॉरिटी देती है, वो रैशनैलिटी है, रीज़न है। रीज़न की जो कैपेसिटी है, इन्फरेंस की जो कैपेसिटी है, डायलेक्टिक्स की जो कैपेसिटी है ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो स्पेसिफ़िक नहीं है किसी जियोग्राफी से, या स्पेसिफ़िक नहीं है वो किसी रेस से, बल्कि वो तमाम इंसानों के पास यकसा तौर पे मौजूद है। अब जो भी तारीख़ी अमल के अंदर उस रीज़न के सही इस्तेमाल करेगा वो आगे निकल जाएगा, और जो रीज़न का इस्तेमाल सही नहीं करेगा वो पीछे रह जाए। वो रीज़न की कैपेसिटी कैसे है, अब मैं इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं, एक ट्रांसेंडेंटल रीज़न है और दूसरा डायलेक्टिकल रीज़न है। सही है, डायलेक्टिकल रीज़न ये कहता है कि रीज़न इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, ग्रो कर रहा है, इन्फीरियर से सुपीरियर की तरफ इवॉल्व कर रहा है। ट्रांसेंडेंटल रीजनिंग क्या कह रही है, वो स्टैटिक है लेकिन कैपेसिटी सबके पास यकसा तौर पे मौजूद है, बराबर की कैपेसिटी है, सबके पास यकसा तौर पे मौजूद है। जो उसे इस्तेमाल कर लेगा वो उसके ऊपर ट्रांसेंडेंटल रियलिटी जो है मुनकशिफ हो जाएगी और वो उससे आगे निकल जाएगा। जैसे न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर डिस्कवर कर लिया तो ट्रांसेंडेंटल रैशनलिस्ट ये कहेगा, ये ट्रांसेंडेंटल रीजनिंग पे, कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो मौजूद था, न्यूटन ने अपनी रीजनिंग को इस्तेमाल करके अपनी तारीख़ से ऊपर उठ गया। यानी कि तारीख़ से ऊपर कौन सी चीज़ आपको लेके जाएगी, रीज़न लेके जाएगा। तो न्यूटन के ज़माने में किसी दूसरे की यह कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन रीज़न की यह कैपेसिटी थी कि वो मावराए तारीख़ एक सच्चाई को जान ले। तो उसने एक ट्रांसेंडेंटल रैशनैलिटी को डिस्कवर किया और ट्रांसेंडेंटल रियलिटी को उसने डिस्कवर करके मैथमेटिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया। वो न्यूटन के लिए भी सच था, न्यूटन से पिछले ज़माने के लोगों के लिए भी सच था और न्यूटन के आगे आने वाले लोगों के लिए भी सच था। अगर आप ट्रांसेंडेंटल रीजनिंग को बुनियाद बनाते हैं तो इसका मतलब है कि ट्रांसेंडेंटल रीजनिंग की बुनियाद पे जो सच्चाई आपको मिलेगी वो एब्सोल्यूट होगी, सर्टेन होगी और यूनिवर्सल होगी। यानी कि वो ऐसी सच्चाई होगी जो आज के लिए भी सच, कल के लिए भी सच और आइंदा आने वाले वक्तों के लिए भी सच। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा कि अगर रीज़न को आप फैक्टर ऑफ चेंज इन हिस्ट्री समझ रहे हो और रीज़न की बुनियाद पे कोई सच्चाई आप जान लोगे तो तारीख़ी अमल की तब्दीली के नतीजे में वो सच्चाई तब्दील नहीं होगी। वो सच्चाई तब्दील क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो सच्चाई आपने तारीख़ी अमल के ज़रिए नहीं जानी, बल्कि मावराए तारीख़ आपने वो सच्चाई जान ली। हिस्टोरिकल प्रोसेस में आप यहाँ तक पहुँच सकते, आपने मावराए तारीख़ ट्रांसेंड कर गए और ऊपर उठ गए तारीख़ी अमल से और हकीकत को वैसा ही देख लिया जैसा कि हकीकत है। तो वो आज के लिए भी वही होगी, कल के लिए भी वही होगी, परसों के लिए भी और आइंदा आने वाले कल के लिए भी वो सच्चाई वैसी ही होगी। ट्रांसेंडेंटल नोशन ऑफ रीज़न एब्सोल्यूट होगा, चेंज नहीं होगा, सर्टेन होगा, यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल का मतलब आपको सच नहीं लगेगा, हर एक को सच लगेगा। काले गोरे, हिंदू मुसलमान, सबको न्यूटोनियन फिज़िक्स ठीक लगती है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल रीजनिंग की बुनियाद पर डिस्कवर की। एरिस्टोटल का
जो ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है वो हज़रत ईसा की पैदाइश से 280 साल पहले का है, लेकिन वो अभी तक वैलिड है। तो क्यों उसने किया कि तारीख़ी अमल के नतीजे में उसने ये सच्चाई नहीं डिस्कवर की थी, उसने ट्रांसेंडेंटल रीजनिंग की बुनियाद पे सच्चाई अख़ज़ की थी, इसीलिए 2500 साल गुजरने के बाद भी वो सच है। तो वो एब्सोलूट है, सर्टेन है और यूनिवर्सल है। ये वो लोग कहेंगे जो ट्रांसेंडेंटल रीजनिंग के तसव्वुर को ठीक समझते हैं। सब लोग इससे एग्री नहीं करते, सब लोग इसे ठीक नहीं समझते, लेकिन जो कैंटियन फ़िलासफ़ी है या कार्टेशियन फ़िलासफ़ी है या स्पिनोज़ा की है, लाइबनीज़ की है या अप टू सम एक्सटेंट फिख्टे की है, इन सब के पास ये मुमकिन है कि आप ट्रांसेंड कर जाएं तारीख़ी अमल से और ऐसा देख लें जो कि आपके तारीख़ी अमल में मुनकशिफ होने के इम्कानात नहीं है, लेकिन आप रीज़न के थ्रू इन्फर कर लें उसको। तो एक रीज़न को जब फैक्टर आप समझेंगे तो वो ट्रांसेंडेंटल रीजनिंग हो सकती है। ट्रांसेंडेंटल रीजनिंग आपको, यानी कि कांट के ख़्याल में अक़ल की 12 कैटेगरीज़ आपके पास भी हैं, इनके पास भी है, इनके पास भी है, इनके पास भी है, मेरे पास भी है, एरिस्टोटल के पास भी वही थी, प्लेटो के पास भी वही थी। तो सब जो इंट्यूट कर रहे थे, रीज़न का आउट कर रहे थे, वो उन्हीं 12 कैटेगरीज़ की बुनियाद पे कर रहे थे। इसका मतलब ये हो कि पोटेंशियली सब लोग सलाहियत एक ही रखते हैं, उसकी एक्चुअलाइजेशन प्लेटो जिस तरह कर रहा है या एरिस्टोटल जिस तरह कर रहा है या कांट जिस तरह कर रहा है, दूसरे नहीं कर पा रहे, लेकिन दूसरों को जब के सामने जब वो पेश किया जाएगा तो दूसरों को वो ठीक लगेगा, सही लगेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास भी वही, अगर वो कर ले वो भी वही, अगर वो कर लेते, अगर उनमें तप्पड़ होता तो भी वो भी वही जान लेते। ये ट्रांसेंडेंटल रैशनलिस्टों का ख्याल है। तो तारीख़ से मावरा जो सच्चाई है उसको अख़ज़ करने की ज़िम्मेदारी किसकी होती है? ट्रांसेंडेंटल रीजनिंग की होती है, जिसकी सलाहियत हर फ़र्द के अंदर मौजूद है, चाहे वो अफ्रीकन है, यूरोपियन है, हिंदू है, मुसलमान है, अमीर है, गरीब है, कोई भी है। ये है एक तो ट्रांसेंडेंटल है, हाँ, अभी दूसरे को नहीं बताया, ये समझ सही है, क्लियर हो गया ये? सही है। तो जो अब ये कहते हैं ना कि भाई ये हमने जान लिया, अब ये हमेशा के लिए है, तो जो हमेशा के लिए जान लिया, इसके नतीजे में तारीख़ प्रोडक्ट है इस ट्रांसेंडेंटल रीजनिंग की, यानी कि उसकी रोशनी में फिर आप फैसले करना शुरू करते हो। और अगर फ़र्ज़ किया कि कोई इससे इनकार करे या इन्हिराफ करे तो आप पर लाजिम है कि उसके ऊपर जबर मुसल्लत करो। किसका जबर? रीज़न का जबर। रीज़न का जबर क्यों? क्योंकि रीज़न ने वो सच्चाई जान ली जो कि दूसरे नहीं जान पा रहे थे, और रीज़न को जब आपके सामने पेश किया तो आपके रीज़न ने भी उसको कंफर्म कर दिया। क्वेश्चन है, अगर ये ट्रांसेंडेंटल है और ये जब तक नहीं पता चलेगी, जब तक कोई ऐसा तप्पड़ वाला अकीदा है जिसको डिस्कवर करे, तो जब वो डिस्कवर करेगा उसके बाद ही ये फैक्टर ऑफ चेंज बनेगा या उससे? जी बिल्कुल ऐसे ही, उसके बाद ही बनेगा। उसके बाद ही उससे पहले मतलब डिवीजन फैक्टर, वो डिसाइसिव फैक्टर, वो एक्ट ऑफ रीजन, एक्ट ऑफ रीजन होगा जो तो वो सिर्फ उसी की बुनियाद पर लेंगे। हाँ, लेकिन वो असल में आप ये कह रहे हो कि फिर वो इंडिविजुअल होगा, ये कह रहे हो आप? नहीं, जो अगर यूनिवर्सल है, एब्सोल्यूट है और सर्टेन है, तो वो तो फिर पहले भी होगा ना, चीज़ पर डिस्कवर नहीं हुई है। ऐसे ही वो जो आप टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, जी ठीक है, वो timeline सच्चाई, वो चेंज कर रहा होगा। नहीं वो सच्चाई तो मौजूद थी, लेकिन उस सच्चाई का आपको इत्तिला नहीं थी ना। जब आपको इत्तिला हो गई तो फिर आप, इस वजह से ये हो रहा है, नहीं वो तो पता उसकी वजह से ये हो रहा है, फिर आप सिर्फ वजह से ये थोड़ी बताओगे ये हो। अब आप बताओगे कि इसी को मैं इस्तेमाल करके और क्या क्या कर सकता हूँ। जब आपको ये पता चल गया कि इंसुलिन से आप खाना डाइजेस्ट करते हो, वो ब्लड ग्लूकोज,
को न्यूट्रलाइज करते हो, ये आपको पता चल गया ना। तो इससे बस आप क्या सिर्फ यही करते रहोगे या कुछ और भी करोगे? अगर आपको किसी को मारना है तो भी आप इंसुलिन इस्तेमाल करो। तो इस इंसुलिन कुछ कहेगी कि नहीं नहीं मैं इसको तो शुगर नहीं है, मैं नहीं घुसूंगी इसके दिल में, मैं इसके जिस्म में नहीं घुसूंगी। आप दबाए जा रहे हैं, वो घुस ही नहीं रही। इंसुलिन कुछ नहीं कर सकता। आपको जब पता चल गया तो फिर तो आप तारीख़ के अंदर किसी भी तरह उस सच्चाई को इस्तेमाल करें। जो ग्रेविटेशनल लॉज थे या लॉज ऑफ मोशन थे वो एक्ट तो हमेशा से थे, लेकिन जब न्यूटन ने उसको डिफाइन कर दिया तो फिर पूरी मैकेनिकल रेवोल्यूशन आ गई इस तरह से। जी, उसको फिर लोगों ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करना शुरू किया, उसमें वेरिएशंस भी आती चली गई। सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ यही नहीं कि साइंस के अंदर ये किसने बता दिया कि भाई यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन को चलाने के लिए यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ये किसने बता दिया? ये आपने कुछ सोचा होगा, कुछ ट्रांसेंड किया होगा, आपने बताया ये है सबसे बेहतर तरीक़ा। वो डिस्कर्सिव है, वो अभी मैं नहीं आपको डिस्कस कर रहा, क्योंकि जो लोग इसको रीज़न को एज अ फैक्टर ऑफ चेंज कहते हैं वो डिस्कर्सिव रीज़न को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। वो एक अलग चेन ऑफ आर्ग्यूमेंट है। अभी अगर मैंने डिस्कर्सिव रीज़न को भी दिया तो आप समझेंगे कि हमेशा से ऐसा होता रहा। ये तो यानी कि 1924 के बाद की डिबेट है कि डिस्कर्सिव रीज़न भी एक चीज़ होती है जो वर्क कर रही होती है। लेकिन जो पॉइंट है वो यही है कि जब एक चीज़ आइडेंटिफाई कर ली तो जो नेक्स्ट आदमी है तो उस आइडेंटिफिकेशन की बुनियाद पे नेक्स्ट स्टेज पे भी जा सकता है, तो वो डिस्कर्सिव तो हो ही जाएगा। नहीं, डिस्कर्सिव वो उस वक्त नहीं होगा कि इंसान की वजह से नहीं होगा, बल्कि जब तक कि वो इदारती सबबंदी में तब्दील होकर इम्पोज नहीं होगा। मिसाल के तौर पे ये आप लोगों को आपको वैक्सीनेशन लगी? आपको तो उनको तो लग नहीं, आपको मतलब खुशी खुशी आपको लगी या आपने ज़बरदस्ती लगवाई? है नहीं, अगर तुम कहे मैं नहीं लगवा रही, मैं एक आज़ाद मुल्क की आज़ाद शहरी हूँ, मैं नहीं लगवाऊँगा, मैं खुदा के आगे, खुदा के अलावा किसी के आगे नहीं झुकती, तो छोड़ देते तुम लगाते? अगर ये बोल के ज़बरदस्ती लगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये पॉलिसी जो है कि सबको वैक्सीन लगेगी, इसके पीछे कोई रीज़न होगा ना, कोई रीज़न। उसका रीज़न ये होगा कि आपके पास कोई मावराए तारीख़ एक ऐसी सच्चाई मिल गई है जो अगर दूसरा उसका इदराक नहीं भी कर रहा तब भी उसको वो रैशनल लगनी चाहिए। नहीं लग रही तो हम बता रहे हैं कि ये रैशनल है, ये होगा तुम्हारे साथ। तो एक एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि चूँकि बीमारी का इलाज मौजूद नहीं है, लिहाजा कोशिश ये करनी चाहिए कि बीमारी हो ही ना। इस उसूल के तहत वैक्सीन लग जाने से कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। तो ये रैशनल है कि वैक्सीन लगा दी जाए। किस चीज़ की वैक्सीन है? जिस चीज़ जो भी बीमारी है उसकी वैक्सीन। तो इसका मतलब ये हो कि ये कोई गोल्डन रूल है जो कि मावराए तारीख़ रीज़न ने हमें बताया। अब ये कुछ दो चार हैं जो कह रहे हैं कि हम तो नहीं लगाएंगे, तो इनको साथ जबर किया जाना जायज़ है, क्योंकि ये कोई ऐसा दावा कर रहे हैं जो कि यूनिवर्सल रीज़न के ख़िलाफ़ है। इसे हम कहते हैं यूनिवर्सली वैलिड रीज़न, जो कि काले गोरे, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका सब के लिए इक्वली ट्रू और इक्वली जस्ट और इक्वली रैशनल है। तो वो लोग जो फैक्टर ऑफ चेंज इन हिस्ट्री को रीज़न आइडेंटिफाई करते हैं, उनमें से एक जो बड़ा ग्रुप है वो ट्रांसेंडेंटल रैशनलिस्टों का है, जो ये समझते हैं कि मियाँ वो ट्रांसेंडेंटल रैशनल कैपेसिटी हर कौम में हो सकती है और हर ख़ित्ते में हो सकती है। हर ख़ित्ते का आदमी वो कर सकता है। अगर उसने वो डिस्कवर कर लिया ट्रूथ, तो उसके अंदर ये सलाहियत भी होगी कि दूसरों को कन्वेंस कर सके
समझा सके, बता सके। ऐलान नहीं करेगा जिस तरह हमारे यहाँ लोग होते हैं कि 2024 के बाद सब ठीक हो जाएगा। ये ऐलान वैलान नहीं होता, कोई अखबार की खबर नहीं होती। वो फिर उसको पूरा थ्योराइज कर कर, सब्सटैंशिएट कर कर आपको पेश करता है। फिर आप अपने रीज़न को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपके पास भी वही सलाहियत है। फिर आप उसकी नोक पलक संवार के फिर आप उसको कबूल करते हैं। ये समझ में आ गया? ट्रांसेंडेंटल रीज़न के बाद दूसरे जो लोग हैं वो भी रीज़न को फंडामेंटल, वो कहते हैं भाई तारीख़ में जो तब्दीली हो रही है वो असल में रीज़न की तब्दीली का मज़हर है। ये बिल्कुल अलग बात है। वो उसमें रीज़न एक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है, सही है ना? लेकिन यहाँ पर रीज़न बजाते खुद अपने आप को अनफोल्ड कर रहा है। जैसे मैंने आपको डायलेक्ट्रिकल कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री में बताया, तो रीज़न जब खुद ही अपने आप को अनफोल्ड कर रहा है और अपनी जेनेसिस के अंदर हिस्ट्री रैशनल ही है, तो इसका मतलब है हिस्ट्री में जो कुछ हो रहा है वो रैशनल ही है, जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन वो चूंकि मुकम्मल रैशनल नहीं है, इसलिए वो अपनी एंटाइथीसिस भी अपने इन मज़ाहिर में रिवील करता चला जाएगा। और जैसे जैसे वो मज़ाहिर अपना एंटाइथीसिस कॉन्क्रेटाइज करते चले जाएंगे, रैशनली आपके लिए मुमकिन नहीं रहेगा उस सिस्टम को, उस वैल्यू को, उस एक्सप्रेशन को या उस क्लॉज को रैशनल समझना जिसे एक वक्त समझा जाता था, क्योंकि उसकी कॉन्ट्रडिक्शन भी हिस्टोरिकल प्रोसेस में इतनी वाज़े हो गई कि अब आपके लिए उसको इख्तियार करना मुमकिन नहीं है। लिहाजा आप एक नए हिस्टोरिकल प्रोसेस में, एक नए रैशनल डिस्कोर्स में, एक नए वैल्यू सिस्टम, एक नई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, एक नए एक्सियोलॉजिकल पैरामीटर्स के साथ आप जाएंगे। तो चीज़ों का कबूल किया जाना भी तारीख़ी अमल है, चीज़ों का रद्द किया जाना भी तारीख़ी अमल है, और तारीख़ी अमल फ़ी नफ्स ही रैशनल होता है, चाहे उसके अंदर कोई कितना जज्बाती इजहार कर रहा हो। यानी कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप जितने भी जज्बाती इजहार कर रहे हो, लेकिन आपका वो जज्बाती इजहार अगर एक बहुत बड़े कैनवस के ऊपर लोगों को वो जज्बाती इजहार जायज़ लगने लगे, तो इसका मतलब है स्पिरिट ऑफ द एज रैशनली आपसे तकाजा कर रही है इस इमोशन के, इस इजहार का। तो जो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो डायलेक्टिकल रीजनिंग को समझ रहे होते हैं, वो कहते हैं कि सब लोग बैठ के पहले रैशनल बात करते हैं, फिर वो ऐसा नहीं होता। इंसान एक्सप्रेस कर देते हैं, और वो जो भी एक्सप्रेस करते हैं उस जज्बाती बुनियादों पर, अपनी जिबिल्लती बुनियादों पर, अपनी जियोग्राफिकल हालात की बुनियाद पे, अपनी रेशियल कंडीशंस की बुनियाद पे, वो चूँकि जो चक्कर है वो रैशनल चक्कर है, इसलिए ऑटोमेटिकली वो सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज़्म है, इंटरनल सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज़्म ऑफ रैशनैलिटी है, जो तारीख़ी अमल में उसको जो बुरा होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और जो कंसिस्टेंट होगा उसको वो कंटिन्यू करता रहेगा। इसका मतलब ये है कि असल में जो फैक्टर ऑफ चेंज है वो रीज़न ही रहेगा, जेनेटिक्स नहीं है, जियोग्राफी नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि जनरली रीज़न इन इटसेल्फ हिस्टोरिकल प्रोसेस में अपने आप को अनफोल्ड कर रहा है। इसका मतलब है आज पाकिस्तान जहाँ पर है हिस्टोरिकल प्रोसेस के अंदर नेसेसरीली सुपीरियर है उस पाकिस्तान से जो आज से 70 साल पहले था। क्यों? क्योंकि रीज़न ने अपने आप को जैसे जैसे अनफोल्ड किया, उसके नतीजे में जो पाकिस्तानियत की चीज़ें एलिमिनेट हो गई इस हिस्टोरिकल प्रोसेस के अंदर, वो उनको एलिमिनेट ही हो जाना चाहिए था, और जो ताकतवर हो रही हैं उनको ताकतवर ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो रैशनल है। सही है?
तो लेकिन अगर ये जैसे पाकिस्तान टूट गया ना तो पाकिस्तान ये भी जी जी rational रैशनली एंटीथेसिस उसका बड़ा हो गया तो हो रहा तो हाँ क्योंकि वो यानी कुछ भी कर लो जो भी माफी मांग लेना बाद में जैसे नहीं नहीं माफ़ी नहीं माफ़ी की किस बात की नहीं, वो उस वक्त जो था वो रैशनल था उसका बनना और उसके बाद जो ख़त्म होना था वो भी रैशनल था। मुग़लों का बनना भी रैशनल था, मुग़लों का ख़त्म होना भी रैशनल था, मंगोलों का आना भी रैशनल था, मंगोलों का जाना भी रैशनल। जो कुछ हो रहा है वो सब रैशनल था। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिट ऑफ द एज के अनफोल्डिंग के साथ एक्सेप्टेंस मिली उसको और स्पिरिट ऑफ द एज के साथ रिजेक्शन मिली उसको। लेकिन उसने अपना आइडिया ग्रो किया, अपना एंटाइथीसिस जनरेट किया और अपना एंटाइथीसिस जनरेट करने के बाद अपने आप को डीलेजिटिमाइज कर दिया एंड सो ऑन एंड सो फॉर। तो ये जो फैक्टर है रीज़न इसके अंदर ये रीज़न लग रहा है क्योंकि जो ट्रांसेंडेंटल वाला है उसके अंदर तो वो जो इंडिविजुअल्स हैं उनका भी वो ला रहे हैं ना नहीं तो बता नहीं ये दूसरा वाला अभी तो डायलेक्टिक डायलैक्टिकल बना रहे हैं। डायलैक्टिकल रीजनिंग क्या बता रही है कि आप जैसे नहीं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन तो डिस्कर्सिव रीज़न वो भी मैंने नहीं बताया। ये मैं बता रहा हूँ कि तारीख जो है वो ग्रो कर रही है पाकिस्तान। सही है, डायलैक्टिकल रीजनिंग है। अब आप जो कह रहे हो ट्रांसेंडेंटल रीजनिंग में क्या हर चीज़ रद्द हुई है? हर चीज़ तो रद्द नहीं हुई। बहुत सारी चीज़ें सदियों से चली आ रही हैं। दुनिया की हर सिविलाइजेशन के अंदर फ्यूनरल होता है, दुनिया की हर सिविलाइजेशन के अंदर मैरिज होती है, दुनिया की हर सिविलाइजेशन के अंदर वर्शिप भी होती है। वीको का काम है इसमें। वो जो किताब है उसके अंदर जो पहला चैप्टर है वो गायम्बाटेस्टा वीको का ही है, सही है, जो उसने 9 डिफरेंट सिविलाइजेशन का एनालिसिस किया और उसने बताया कि सिविलाइजेशन अच्छा कोई कहे कि यूरोपियन सिविलाइजेशन, अभी हम एक जगह पे थे तो उन्होंने कहा भाई यूरोपियन सिविलाइजेशन ही असल सिविलाइजेशन। तो दुनिया में जो ताकतवर सिविलाइजेशन है उन ज़्यादातर यूरोप के बाहर की हैं। नेबेटियंस, बेबीलोनियंस, पर्शियंस, इजिप्शियन, चाइनीज़, हिंदू सिविलाइजेशन, सही है, इंडस सिविलाइजेशन और अपना माचू पिचूस जो हैं इनकास, सही है। तो ये सारी यूरोप से बाहर है। यूरोप तो बिल्कुल ही यानी कि इनके टक्कर का नहीं है। अच्छा, और ये जो सिविलाइजेशनल इस वक्त इनका थ्रस्ट है वो दूसरी सिविलाइजेशन इनसे बहुत तवील अरसे तक सरवाइव किए हैं, 600-600 साल, 700-700 साल। तो वो ये कहेंगे कि ट्रांसेंडेंटल रीजनिंग थी जिसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ सिविलाइजेशन के अंदर एक फॉर्म ऑफ लाइफ को या एक प्रैक्टिस को उन्होंने रैशनल समझा। यानी कि जब कोई मर जाए, मतलब कोई मर जाए तो सबसे रैशनल काम बताइए उसको पका के खा लें, हैं? पका के खाते हैं भी हैं कुछ लोग, पता है बात आप लोगों को, अपनी रिश्तेदार को पका के खा लेते हैं, सही है। तैयार करके कुछ लोग जो है उसको तैयार करके रखते हैं 6-6, 7-7 साल घर में, घर में रहता है वो, सही है। लेकिन वो कहेंगे भाई ये रैशनल नहीं है ना, ये चला नहीं। ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब डिस्पोज ऑफ करने के तरीके, लेकिन सब में कॉमन फैक्टर क्या है, रहे नहीं साला, हैं, ठिकाने लग जाएगी, ठिकाने लग जाए तो इसने ऊपर तो चला गया, वो जो बच गया उसको ठिकाने लगा। हाँ, तो इसका क्या मतलब है, तो तुम जो ये कह रहे हो कि हर ट्रांसेंडेंटल में इस तरह से एलिमिनेट होता है, हर में नहीं होता, कुछ चीज़ें चलती हैं हर जगह पर। इसी तरीके से दुनिया में जुल्म करना हमेशा बुरा समझा जाता है, हर माशरे में जुल्म करने को बुरा समझा जाता है। दुनिया के हर माशरे के अंदर बच्चों के ऊपर को अजियत पहुंचाना बुरा समझा जाता है। दुनिया की हर सिविलाइजेशन के अंदर बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करना वैल्यू होता है, हर सिविलाइजेशन के अंदर। सर मैं ये कह रहा था कि ये जो डायलेक्टिकल है ये ज़रा प्योर लग रहा है कि रीज़न पे ही बेस कर रहा है, लेकिन जो ट्रांसेंडेंटल है उसके अंदर ये जैसे सब्जेक्टिव एलिमेंट भी
है साथ साथ का। नहीं सब्जेक्ट सही है, सब्जेक्ट है वो। मसला ये है कि रीज़न जो है वो एक अलाइव चीज़ है इसमें, सिर्फ रीज़न जो एब्सोल्यूट आइडिया है हेगल का। और यहाँ तुम कह रहे हो कि वो जो इंसान है वो जज्बात भी है, एहसासात भी हैं, फीलिंग्स भी हैं, जिबिल्लतें भी हैं और रीज़न भी है। वो कहेगा कि ये जो दूसरे फैक्टर्स हैं ना, जिबिल्लत है आपकी, एहसासात हैं, ये हैं वो हैं, वो हिस्टोरिकल प्रोसेस में सरवाइव नहीं करते। मिसाल के तौर पे जो जज्बात, वो जज्बात सरवाइव करते हैं जो कि रैशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर होते हैं, और वो जज्बात जो रैशनल कॉन्टेक्स्ट के बाहर होते हैं उनको कंडेम करके आप कुचलने की कोशिश करते हैं। इदारती सफबंदी के अंदर ये करते हैं। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ किया कि एक इंसान को गुस्सा आता है तो आप कहें नहीं तो गुस्सा तो जायज़ बात है भाई गुस्सा, लेकिन गुस्सा आपने गलत जगह पे कर दिया। मगर डायलेक्टिकली कह रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली होता है, रीजन की बेस पे ही होता है। ट्रांसेंडेंटली कह रहे हैं कि ये एक्ट करना, आपको रिफ्लेक्ट, चाहे वो इंडिविजुअल एक्ट है या फिर डिस्कवर करते हैं। पिछले से इम्प्रूव हो, जी, पिछले से बिल्कुल। improve, ये डाल जी रीजनिंग में पिछले रीजन को ऐड करके नया रीजन जी सेंट्रल से बिल्कुल। वो तो ये है कि आप में सब में यकसा सलाहियत है, अब आप इस्तेमाल कर लो। कोई भी स्विंग आप रीज़न की ले सकते हो। जो मनूवर आप लोगे अगर वो एब्सोल्यूट सर्टन और यूनिवर्सल की कैटेगरी पे पूरा उतर गया तो उसके नतीजे में तारीख़ तब्दील हो जाएगी, और अगर आप नहीं कर पाए तो वही वैसे ही चलता रहेगा। मतलब मेरी समझ में ये आ रहा है कि जैसे मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे तुर्कों ने या मुसलमानों ने बहरे रूम का रास्ता बंद कर दिया, जिसकी वजह क्या हुआ यूरोप में मतलब तिजारतों की मुतासिर हुई, तो वो लोग स्पेन के और पुर्तगाल के परेशान हो गए, वो दूसरे रास्ते ढूंढने के लिए निकले। उनके पीछे दूसरी कौमें जैसे अंग्रेज़ बहुत बाद में निकले उनके पीछे, तो एक रीज़न मुहैया किया मुसलमानों के रास्ते बंद करने की वजह से यूरोप को निकलने में, उसकी वजह से फिर तारीख के अंदर उनके मतलब यूरोप के लोगों में निकलने का तारीख में तब्दीली आई, जिसकी वजह से दुनिया आज मौजूदा शक्ल में। वो तो जियोग्राफिकल कंडीशन, जी वो जियोग्राफिकल रीज़न तो मुहैया वो हुआ नहीं ना। नहीं नहीं सही, वो ठीक है, लेकिन अगर आपने वो जियोग्राफिकल कंडीशंस नहीं होती उनकी तो उनको वो उस तरह रीज़न आउट करने की ज़रूरत नहीं थी। ट्रांसेंडेंटल रीजनिंग ये कहेगी कि भाई आपका जो रीज़न है वो आपको एक ही रास्ता नहीं बता सकता, मल्टीपल दिखा सकता है। तो वो आपने जब इस्तेमाल किया उसको तो आपने नया रास्ता निकाल लिया। डायलेक्टिकल रीजनिंग ये बताइए कि मियाँ उन लोगों ने जो किया था वो भी उनको रैशनल लग रहा था। मेडिटेरियंस को काबू कर लो, सबको काबू कर लेंगे। मेडिटेरियंस को काबू कर लोगे तो काबू हो जाएंगे सब। लेकिन वो उसका एंटाइथीसिस जनरेट हो गया, उन्होंने पैसिफिक और अटलांटिक की तरफ निकल गए, मसला हल कर लिया उन्होंने अपना। तो जो हमारे लिए अभी ये नहीं है कि ये सही है गलत है, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कभी कोई हिस्टोरियन को आप पढ़ रहे हैं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप डिटेक्ट कर लो कि इसके पास जो फैक्टर ऑफ चेंज है वो क्या है। इसका फैक्टर ऑफ चेंज जियोग्राफी है, वो बताएगा नहीं, वो नज़र आ रहा होगा, रिवील हो रहा होगा। उसका फैक्टर ऑफ चेंज क्या रेस है, क्या उसका फैक्टर ऑफ चेंज रैशनैलिटी है, और अगर रैशनैलिटी है तो क्या डायलेक्टिकल रैशनैलिटी है या ट्रांसेंडेंटल रैशनैलिटी है। ये कम से कम आप देख सकते हो एक बुनियादी लिटरेचर को पढ़ते हुए आपका ये काम हो सकता है। हिस्टोरियन को पता ना हो लेकिन रीडर अगर अलर्ट है तो वो डिटेक्ट करके बता देगा कि हज़रत को ये इत्तला नहीं है कि हज़रत का फैक्टर ऑफ चेंज ये है, वो आप देख के बता सकते हो। ठीक है, अभी हम यहीं 3 पे रोक लेते हैं, मुझे कहीं टाइम है सर, तो एक बस सवाल है। जी जी अब यहाँ पे नहीं जी। मेरे ख्याल है कि कुछ राइटर्स एक से ज़्यादा रीज़न भी कॉम्प्लेक्सली इस्तेमाल करते हैं। एक से ज़ायद फैक्टर ऑफ चेंज, फैक्टर ऑफ चेंज जी इस्तेमाल करते हैं। जी एक सुपीरियर कभी कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उनके सामने एक टारगेट होता है, उसमें से कभी इस रीज़न को इस्तेमाल, कभी इस Factor- फैक्टर को इस्तेमाल करें, कभी इस फैक्टर को इस्तेमाल करें, कभी इसको, सिर्फ जस्ट टू प्रूव, जस्ट टू मेक देयर पाथ इन बिटवीन। देखिए ना, मसला ये होता है जो कोहेरेंट राइटर होता है उसका जो थीम होती है और पार्ट होते हैं उनमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है। जो उनका थीम होता है और जो उनका पार्ट होता है वो कंसिस्टेंट होते हैं। तो अगर फर्ज़ उसका बेसिक थीम ये है कि भाई जियोग्राफी जो है वो असल में तारीख़ी अमल के अंदर डिसाइसिव रोल प्ले करता है, तो जब वो पार्ट के अंदर किसी
मखसूस तारीख़ी एनालिसिस कर रहा होगा तो उसके अंदर ये जो थीम है ये इस पार्ट के अंदर रिफ़्लेक्ट करनी चाहिए। अगर नहीं रिफ़्लेक्ट कर रही या कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है तो आप जब उसको इंटरप्रेट करोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। जो अच्छे राइटर होंगे, जो समझदार होंगे, वो इसका ख्याल करेंगे। लेकिन अगर कोई आदमी पोलेमिकल काम कर रहा है तो वो ये नहीं देखेगा, वो कहेगा भाई कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ। तो वो एक्चुअली हिस्टोरिकल टेक्स्ट जो होगा वो अगर वो कोहेरेंट टेक्स्ट बनाना चाहता है उसको, तो वो कंसिस्टेंट फ़िलोसॉफ़िकल कोहेरेंस उसमें कम हो जाएगी, और फ़िलोसॉफ़िकल कोहेरेंस या कम होगी तो उसके नतीजे में पढ़ने वालों को कबीदगी होगी और डिसएन्चांटमेंट होगी, या वो बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन उसके अंदर देख लेगा, तो ज़्यादा देर वो चल नहीं पाएगी। सर टाइम आप देख लीजिएगा, अगर सवाल के जवाब भी देना है या क्लास को कर दीजिएगा। सर डायलेक्टिकल जो लफ्ज़ है ना, ये बड़ा हमेशा से लगता है बड़ा जाला, तो थोड़ा सा मैंने पढ़ा था, अगर आप इसका थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये वो जो सोक्रेटिक मेथड है वो डायलेक्टिक्स है, डायलेक्टिक्स है, वो आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन है, गुफ्तगू करने का तरीक़ा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरे से बात करो, फिर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, फिर डायलेक्टिक्स जो है उसके अंदर आप रीजनिंग की इंडक्टिव फॉर्म भी इस्तेमाल करते हो, आप डिडक्टिव फॉर्म भी इस्तेमाल करते हो, आप एबडक्शन भी इस्तेमाल करते हो, तीनों ही इस्तेमाल करते हो। तो वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन है जो सुकरात इस्तेमाल करता था। मिसाल के तौर पे सुकरात आपको कोई थियरी नहीं देता था, सुकरात आपसे सवालात करता था, आपके जवाबात को जोड़कर पूरी थियरी दे देता था। ये इसका मतलब ये है कि सुकरात का ये ख्याल था कि इल्म आपके अंदर पहले से है, हम सही वक्त पे सही क्वेश्चन करके उस इल्म को आपसे निकाल सकते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि सुकरात और अफलातून दोनों का जो मेटाफिज़िक्स है वो ये है कि नॉलेज ऑफ द फॉर्म एम्बेडेड होती है, लेकिन इंसान जब इस इम्परफेक्ट वर्ल्ड में आता है तो उसे वो भूल जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके पास एक थैला है, उस थैले में सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि वो चीज़ निकलेगी कैसे। तो आप उसमें हाथ डालते हो, जो चीज़ हाथ में आती है वो बाहर निकालते हो, लेकिन जब आप नॉलेज ऑफ फॉर्म हासिल कर लेते हो तो फिर वही चीज़ आपको हाथ में आती है जिसके लिए आपने हाथ थैले के अंदर डाला है। तो सवाल ये कि वो थैला किसने दिया? थैला तो आपके पास था, थैले के अंदर सारी नॉलेज भी थी। प्रॉब्लम सिर्फ ये हुआ कि थैला खुलेगा कैसे और थैले के अंदर किस तरह हाथ डालें कि वो चीज़ ही आपके हाथ में आए। जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आपको फ़लसफ़े की ज़रूरत पड़ेगी, डायलेक्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, सही सवाल को सही वक्त पे करने की सलाहियत और सही वक्त पर सही जवाब देने की सलाहियत आपके अंदर पैदा होगी। तो सुकरात ने पूरी थियरीज़ ऑफ आर्ट और थियरीज़ ऑफ ब्यूटी और थियरीज़ ऑफ जस्टिस, थियरी ऑफ फिलॉसफी सिर्फ क्वेश्चनिंग से आंसर किए। सही है? तो डायलेक्टिकल मेथड जो है वो इसी वजह से इसको नाम दिया है कि जो रीजनिंग करते हैं वो करते करते सुपीरियर होती जाती है, या बेहतर थीसिस, आपका थीसिस स्ट्रॉन्ग होता जाता है थ्रू रीजनिंग। नहीं, उसमें तो फिर अगर आप डायलेक्टिकल रीजनिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि सुकरात से तो ये नहीं पता चल रहा, सुकरात और अफलातून से तो ये पता नहीं चल रहा कि वो हेगल के इस तसव्वुर पे यकीन रखते हैं। वो तो ट्रांसेंडेंटल रैशनलिस्ट ही लगेंगे आपको कि आप जब रीज़न को इस्तेमाल करोगे तो आप ट्रांसेंड कर जाओगे, तारीख़ी अमल से ऊपर उठ जाओगे और ऊपर उठकर हकीकत को वैसे ही देख लोगे जैसा कि हकीकत है, जैसे कि अफलातून का ख़याल था, अरस्तू का ख़याल था कि the reality is rational. If you look at reality rationally, it reflects back rationally. सही है, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा रैशनली। तो ये तो एरिस्टोटेलियनिज़म जो है वो तो ये नहीं है, हेगेलियन के साथ नहीं लग्गा खाता, हाँ कांट के साथ लग्गा खाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कांट ने जो कैटेगरीज़ ऑफ रीज़न डिस्कवर की
वो कैटेगरीज ऑफ रीज़न एरिस्टोटल की लॉजिकल फॉर्म से ही डिटेक्ट की। एरिस्टोटल ने 12 वो बताई थी प्रोपोजिशनल स्ट्रक्चर्स, यानी कि यूनिवर्सल प्रोपोजिशन हो सकती है, पर्टिकुलर प्रोपोजिशन हो सकती है, सिंगुलर प्रोपोजिशन हो सकती है। इसी तरीके से प्रोपोजिशन जो होती है वो क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव हो सकती है, जैसे यूनिवर्सल, पर्टिकुलर, सिंगुलर। इसी तरीके से प्रोपोजिशनल स्ट्रक्चर अफर्मेटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, लिमिटेटिव हो सकती है। इसी तरीके से जो है प्रोपोजिशन जो होती है कैटेगोरिकल हो सकती है, प्रोपोजिशन जो होती है हाइपोथेटिकल हो सकती है, प्रोपोजिशन डिसजंक्टिव हो सकती है, फिर प्रोपोजिशन एसोटोरिक हो सकती है, प्रोपोजिशन जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, प्रोपोजिशन एफोडिक्टिक हो सकती है। तो इसमें 3 जो प्रोपोजिशनल फॉर्म है वो क्वालिटेटिव हैं, 3 क्वांटिटेटिव हैं, 3 रिलेशनल हैं और 3 मोडेलिटी बेस्ड हैं। ये 12 जो हैं प्रोपोजिशंस हैं। ये कांट ने इन प्रोपोजिशनल स्ट्रक्चर से ये सवाल उठाया कि इंसान 12 ही तरह की प्रोपोजिशनल फॉर्म क्यों एक्सप्रेस करता है और हमेशा से क्यों करता आया। अरस्तू के ज़माने में भी 12, अभी भी 12। तो उसने ये क्लेम किया कि इंसान 12 ही तरह सोच सकता है। चूँकि इंसान 12 ही तरह सोच सकता है, उसके बाद 12 कैटेगरीज ऑफ रीज़न है, इसलिए हर प्रोपोजिशन एक स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ रीज़न या कैटेगरी ऑफ रीज़न को रिफ्लेक्ट करता है, रिवील करता है या मैनिफेस्ट करता है। इस तरह उसने 12 प्रोपोजिशनल फॉर्म से 12 कैटेगरीज ऑफ रीज़न डिटेक्ट की। एरिस्टोटल ने 10 दी थी, बहरहाल उसको खींचता थे, उसने 12 किया और 12 से फिर 12 कैटेगरीज ऑफ वो रीज़न उसने दी, जिन्हें प्योर ए प्रायरी कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, जो हर इंसान के पास यकसा तौर पे मौजूद होते हैं। तो इसलिए ये ट्रांसेंडेंटल रीजनिंग के ही करीब है ये तस्वुर। और हीगल ने जो है वो दूसरा हीगल ने कहा कि कैटेगरीज ऑफ रीज़न फिक्स नहीं होती, ये कांट ने जो बताई है 12 नहीं होती, 105 तो उसने एनालिसिस करके दिखाई, 12 से बहुत ज़्यादा। और उसने कहा कि वो रीज़न जो है वो स्टैटिक नहीं है, बल्कि वो अनफोल्ड कर रहा है, एक्टिव है, अपने आप को हिस्टोरिकल प्रोसेस में रिवील कर रहा है। और जैसे जैसे वो रिवील करता चला जाएगा वैसे वैसे इंसानियत बहैसियत मजमूई ज़्यादा रैशनल होती चली जाएगी, और जैसे जैसे वो ज़्यादा रैशनल होगी, ज़्यादा फ्री होगी, ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगी और ज़्यादा बेहतर होगी, अच्छी होगी। ठीक है जी।